आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर 7 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट है आपके सामने ट्रू और फॉल्स। अब हम इस ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस को एक एक करके समझेंगे। यहाँ हमें सिर्फ आंसर याद नहीं करना बल्कि यह भी समझना है कि स्टेटमेंट सही या गलत क्यों है। फर्स्ट लाइन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इवन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए तो वर्क हो जाएगा भले ही ऑब्जेक्ट मूव ना करे। लेकिन यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वर्क होने के लिए सिर्फ फोर्स लगाना इनफ नहीं होता। फोर्स लगाने के साथ साथ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी उसकी पोजीशन में भी बदलाव होना जरूरी है। सही लाइन ये होगी कि वर्क इज डन ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वर्क तभी होता है जब लगाया गया फोर्स ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट पैदा करे। इसीलिए अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वह अपनी जगह से मूव नहीं करता तो उस सिचुएशन में वर्क डन नहीं माना जाता। सेकंड स्टेटमेंट, लिफ्टिंग अ बकेट वर्टिकली अपवर्ड रिजल्ट इन पॉजिटिव वर्क डन ऑन द बकेट। यहाँ एक बकेट को वर्टिकली अपवर्ड यानी सीधी ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है। जब हम बकेट को ऊपर उठाते हैं तो हम उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। बकेट का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होता है। लिखा है द फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बकेट आर बोथ वर्टिकली अपवर्ड। यानी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो बकेट पर किया गया वर्क पॉजिटिव वर्क कहलाता है। लेकिन इसीलिए यह स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ बोथ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। यह स्टेटमेंट भी ट्रू है। वर्क की एसआई यूनिट भी जूल है जिसे हम जे से मेजर करते हैं और एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल है। नेक्स्ट है अ मोशनलेस स्ट्रेच रबर बैंड हैज काइनेटिक एनर्जी। यहां रबर बैंड स्ट्रेच्ड यानी खींचा हुआ है लेकिन वह मोशनलेस है, मतलब मूव नहीं कर रहा। स्टेटमेंट कह रही है कि इस रबर बैंड में काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि अ स्ट्रेच रबर बैंड एट रेस्ट हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नॉट काइनेटिक एनर्जी। यानी जब रबर बैंड को स्ट्रेच करके रखा जाता है उस समय वह रेस्ट पर होता है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। नेक्स्ट, एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आंसर ट्रू। इसका सिंपल मतलब है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है और ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। वर्क डन इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन निकालने के लिए हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ डैश न्यूटन डिस्प्ले एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और उस फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए तो किया गया वर्क 1 जूल होता है। इसीलिए फिल इन द ब्लैंक्स में 1 न्यूटन लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अगर दिस एक्सप्रेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास m एंड वेलोसिटी v इज डैश। आंसर इज हाफ mv स्क्वायर। अगर किसी बॉडी का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में लिखा जाएगा, हाफ mv स्क्वायर में। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट अ स्मॉल हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज mgh। m for mass, g for acceleration due to gravity and h for height. Next, power is defined as the work at which power is defined as the dash at which work is done. मतलब पावर हमें बताती है कि वर्क किस रेट से किया जा रहा है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमें रेट फिल करना है। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉल थ्रो अपवर्ड रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट टिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जा गया है और हमें उस मूवमेंट की बात करनी है जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर यानी सबसे ज़्यादा हाइट पर पहुंच जाती है। फर्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। इनकरेक्ट। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी बॉल पर लगने वाला फोर्स जीरो नहीं होता।
द ग्रेविटेशनल फोर्स mg कंटिन्यूज टू एक्ट डाउनवर्ड, यानी बॉल के हाईएस्ट पॉइंट पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करता रहता है, इसीलिए यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द एक्सीलरेशन ऑफ बॉल इज जीरो, ये भी इनकरेक्ट है। हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल का एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होता, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ये करेक्ट है। जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तब उस एग्जैक्ट मूवमेंट पर ही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। जब v जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अपने आप जीरो हो जाती है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की हाइट मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा होती है। जब हाईएस्ट मैक्सिमम होती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एनर्जी ट्रांसफॉर्म दैट टेक प्लेस। अब हमें अलग अलग सिचुएशंस में यह समझना है कि एनर्जी किस फॉर्म से किस दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। फर्स्ट, अ ट्रक मूविंग अपवर्ड, यहाँ एक ट्रक ट्रक मूविंग अपहिल, यहाँ एक ट्रक अपहिल यानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ट्रक को चलाने के लिए फ्यूल की केमिकल एनर्जी यूज होती है। जब ट्रक मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, साथ ही ट्रक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, इसीलिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, अनवाइंडिंग ऑफ अ वॉच स्प्रिंग, यह है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। वॉच की स्प्रिंग में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब स्प्रिंग अनविंड यानी खोली जाती है तो उसके स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स, यहाँ पर सोलर या लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। जब ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी यानी लाइट से मिलने वाली एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, तो वो भी एक मतलब चेंज का एग्जाम्पल है, चेंज ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ डैम, डैम में हाइट पर मौजूद वाटर के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वाटर वहाँ से फ्लो करता है यानी बहने लगता है तो यह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, यानी यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। फोर्थ, बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक, जब मैच स्टिक बर्न होती है तो उसमें मौजूद केमिकल एनर्जी चेंज होकर हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में बदलती है, इसीलिए यह केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी का चेंज में एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर। नेक्स्ट है स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, जब माइक्रोफोन में स्पीक किया जाता है तो साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है तो उससे मिलने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज होती है। सोलर पैनल, सोलर पैनल को सोलर लाइट एनर्जी मिलती है और यह इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज स्लोली लिफ्टेड स्ट्रेट अप इन एन एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट पहले एलिवेटर से ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक जाता है, इसके बाद वही स्टूडेंट स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों से चलकर उसी टॉप फ्लोर तक जाता है। हम दोनों सिचुएशंस में स्टूडेंट्स की पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले गेन को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में हाइट दी गई है 72.5 मीटर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ स्टूडेंट है 50 kg। फर्स्ट, फाइंड द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी इफ द स्टूडेंट इज लिफ्टेड स्ट्रेट अप टू द टॉप। सबसे पहले स्टूडेंट एलिवेटर से सीधे ऊपर टॉप फ्लोर तक जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है mgh, मास 50 kg, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट है 72.5। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का आंसर निकला 36,250। इसीलिए स्टूडेंट को एलिवेटर से टॉप तक लिफ्ट करने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में 36,250 जूल्स का गेन होगा। नेक्स्ट है
find the gain in the potential energy when the student climbs the stair to the same top। यानी अब वही स्टूडेंट एलिवेटर की जगह स्टेयर्स से टॉप फ्लोर तक जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों सिचुएशन में स्टूडेंट की इनिशियल एंड फाइनल हाइट सेम है। फिर से mgh पर इसे पुट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 36,250 जूल आंसर आएगा, क्योंकि mgh की वैल्यू सेम थी। थर्ड, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द पाथ टेकन। आंसर है कि the gain in gravitational potential energy does not depend on the path taken. It depends only on the mass, acceleration due to gravity and the difference between the initial and final height. अब दोनों केसेस को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स एलिवेटर से जाए या स्टेयर केस से जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन सेम रहता है। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला गेन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ लिया गया है, ये डिपेंड करता है मास पर, ग्रेविटी पर, इनिशियल और फाइनल हाइट के डिफरेंस पर। क्वेश्चन 6, अ क्रेन लिफ्ट्स अ मास m to the 10th floor of a building in a certain time. It then raised the same mass to the 20th floor of the same building in the double time. How much more energy and power are required? Assume that the height of floor is equal. अब एक क्रेन किसी मास m को बिल्डिंग के 10th फ्लोर तक उठाती है। इसके बाद वही क्रेन सेम मास को 20th फ्लोर तक उठाती है, लेकिन इस बार वह डबल टाइम लेती है। हमें पता करना है कि 20th फ्लोर तक जाने में एनर्जी और पावर में क्या चेंज होगा। सभी फ्लोर की हाइट इक्वल मानी गई है। मान लेते हैं 10th फ्लोर की हाइट h है, तो 10th फ्लोर तक जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी mgh। अब 20th फ्लोर की हाइट 2h होगी, इसीलिए 20th फ्लोर की एनर्जी लिखेगी mg, हाइट की जगह पुट करेंगे 2h, यानी 2mgh। इसका मतलब है कि जो जितनी एनर्जी 10th फ्लोर के लिए रिक्वायर होगी उसका डबल रिक्वायर होगी 20th फ्लोर के लिए, यानी ट्वाइस द एनर्जी, 2 गुना ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। अब पावर देखते हैं। पावर का फॉर्मूला है वर्क डिवाइड बाय टाइम। 10th फ्लोर के लिए mgh को डिवाइड करेंगे टाइम से। अब 20th फ्लोर के लिए एनर्जी 2 mgh है और क्वेश्चन के अनुसार टाइम भी डबल यानी 2t है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 20th फ्लोर के लिए होगी mgh 2 mgh डिवाइड बाई 2t। दोनों को कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा mgh डिवाइड बाई t। इसीलिए यहाँ पर देखोगे दोनों इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी सेम रही, यानी 20th फ्लोर तक पहुँचने के लिए एनर्जी 2 गुना चाहिए, लेकिन क्योंकि टाइम भी 2 गुना हो गया है इसीलिए रिक्वायर्ड पावर सेम रहती है। नेक्स्ट, विच फैक्टर्स डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ फ्लैग फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द टोल फ्लैग पोल यूजिंग अ पुली। अब यहाँ एक फ्लैग को पुली की हेल्प से ग्राउंड से फ्लैग पोल के टॉप तक उठाया जा रहा है। हमें समझना है कि फ्लैग को ऊपर उठाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, इसीलिए रिक्वायर्ड एनर्जी 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी: मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। क्वेश्चन है, डस रेसिंग द फ्लैग स्लोली और क्विकली चेंज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर फ्लैग को धीरे उठाएंगे या जल्दी उठाएंगे तो क्या वर्क डन चेंज होगा। आंसर है, रेजिंग द फ्लैग स्लोली और क्विकली डज नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ वर्क डन प्रोवाइडेड इट रीच द सेम हाइट। यानी अगर फ्लैग को सेम हाइट तक पहुंचाया जा रहा है तो वो धीरे उठाए या जल्दी उठाए, वर्क डन चेंज नहीं होगा। इसीलिए सेम मास और सेम हाइट तक उठाने पर वर्क डन सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन, इफ द स्पीड एट विच द फ्लैग इज रेज्ड इज डबल, हाउ डज द पावर रिक्वायर्ड चेंज, एक्सप्लेन योर आंसर। अब मान लेते हैं कि फ्लैग को ऊपर उठाने की स्पीड डबल कर दी जाती है, तो पावर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग W डिवाइड बाई टाइम। अगर स्पीड डबल हो जाती है और सेम हाइट तक पहुंचने में लगने वाला टाइम हाफ हो जाएगा, इसीलिए मतलब अगर स्पीड डबल हो जाती है तो सेम हाइट तक पहुंचने में लगने वाला टाइम हाफ हो जाएगा, इसीलिए रिक्वायर्ड पावर डबल हो जाएगी। यानी फ्लैग को 2 गुना स्पीड से उठाने पर रिक्वायर्ड पावर भी 2 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन 8, अ मैन ऑफ मास
60 kg राइड्स अ स्कूटर ऑफ मास 100 kg। अभी क्वेश्चन में एक आदमी का मास 60 kg है और स्कूटर का मास 100 kg। वह स्कूटर को एक्सीलरेट करके वेलोसिटी v तक पहुंचाता है। अगले दिन उसका बेटा भी स्कूटर पर पैसेंजर के रूप में बैठ जाता है जिसका मास 40 kg है। क्वेश्चन है कि इफ द स्कूटर रीच द सेम स्पीड ऑन बोथ डे इन द सेम टाइम इंटरवल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फ्यूल ऑफ द टैंक यूज ऑन द 2 days। दोनों डेज स्कूटर सेम स्पीड तक पहुंचता है और इसके लिए सेम टाइम इंटरवल लगता है। हमें पता करना है कि दोनों डेज में यूज हुआ फ्यूल का रेशियो क्या होगा। यानी क्वेश्चन में यह भी एज्यूम किया गया है कि स्कूटर को मिलने वाली पूरी एनर्जी फ्यूल से आती है और एयर रेजिस्टेंस साथ ही फ्रिक्शन के कारण कोई दूसरा लॉस नहीं होता। फर्स्ट डे का निकालते हैं। पहले दिन स्कूटर पर सिर्फ एक आदमी बैठा है। मास है स्कूटर का 100 kg और आदमी का मास 60 kg। टोटल मास हुआ 160 kg। काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग हाफ mv², ये आंसर आया। सेकंड डे यहाँ पर बेटे का वजन और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, मास हो गया 200 kg और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ 200v²। अब दोनों डेज में वेलोसिटी यानी v सेम है, यानी जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फ्यूल यूज भी उसी अकॉर्डिंग होगा। इसीलिए फ्यूल का रेशियो टोटल मास के रेशियो के बराबर होगा। तो रेशियो निकालने पर हमें आंसर मिलेगा रेशियो 4:5, यानी रेशियो ऑफ फ्यूल यूज ऑन 2 days इज 4:5, यानी पहले और दूसरे दिन यूज हुआ फ्यूल का रेशियो 4:5 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन a seesaw with sliding seat, a child is sitting on one side and an adult on the other side. The adult weighs twice of the child. The seesaw, however, is balanced. For a balanced seesaw, clockwise, anti-clockwise. मतलब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अब हमारे पास एक सीसो, एक झूला है उसके एक साइड पर एक चाइल्ड बैठा है और दूसरी साइड पर एक अडल्ट बैठा हुआ है। अडल्ट का वेट चाइल्ड के वेट से डबल है, फिर भी सीसो बैलेंस है। हमें ऐसी फिगर बनानी है जिसमें दिखाई जाए कि चाइल्ड और अडल्ट को फेल्क्रम यानी सीसो के बीच वाले सपोर्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर बैठाना चाहिए। सीसो बैलेंस होने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होने चाहिए। अब चाइल्ड का वेट मान लीजिए W है, अडल्ट का वेट है 2W। अब अगर अडल्ट फलक्रम से D डिस्टेंस पर बैठा है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर DC चाइल्ड के फलक्रम से डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो किया गया है कि अगर चाइल्ड का वेट कम है और अडल्ट का वेट ज़्यादा है तो बच्चे को उस सीसो पर कुछ इस तरह बैठना होगा। नेक्स्ट, अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में एक बॉल जिसका मास 2 kg है और एक बॉल जिसका मास 20 इस बॉल की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। लिखा है आइडेंटिफाई द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन एंड इट्स डाउनवर्ड मोशन। हमें बताना है कि बॉल जब ऊपर जा रही है और जब नीचे आ रही है, इन दोनों सिचुएशंस में ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। फर्स्ट, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जब बॉल ऊपर जा रही होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ एक्ट करती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसीलिए बॉल के अपवर्ड मोशन के दौरान ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, जब बॉल नीचे की तरफ आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होता है। ग्रेविटेशन फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करती है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और ग्रेविटेशनल भी नीचे की तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसीलिए डाउनवर्ड मोशन के दौरान ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है इफ द बॉल रीच अ हाइट ऑफ 19.4 मीटर, हाउ मच ए वर्क वाज डन बाय एयर रेजिस्टेंस। अब वही बॉल मैक्सिमम 19.4 की हाइट तक पहुंचती है। हमें कैलकुलेट करना है कि इस दौरान एयर रेजिस्टेंस ने कितना वर्क किया। क्वेश्चंस में इन सब की वैल्यू दी गई है। काइनेटिक एनर्जी
निकालेंगे सबसे पहले बॉल की हाफ mv² से, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिली 400 जूल, यानी शुरुआत में बॉल की काइनेटिक एनर्जी 400 जूल थी। अब बॉल का मैक्सिमम हाइट 19.4 मीटर पहुंचती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वैल्यूज़ को पुट करेंगे mgh पर, यानी मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 388 जूल है। शुरुआत में एनर्जी थी 400 जूल और मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी मिली 388 जूल, तो डिफरेंस हुआ 12 जूल का, यानी 12 जूल एनर्जी एयर रेजिस्टेंस के कारण लॉस्ट हुई। एयर रेजिस्टेंस बॉल की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसीलिए एयर रेजिस्टेंस द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होगा, यानी वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज -12 जूल। क्वेश्चन 11 लिखा है अ 10 kg block is moving on horizontal floor with negligible friction. As shown in figure, a variable force is applied on the block in its direction of motion from its position at 0 meter till 4 meter. If the block has a kinetic energy of 180 joule when it was at 0 meter, find the block's speed at 0 m and at 4 m. मतलब जब ब्लॉक 0 मीटर पोजीशन पर था तब काइनेटिक एनर्जी 180 जूल थी। हमें ब्लॉक की स्पीड निकालनी है 0 मीटर पर और 4 मीटर पर, और फिर यह भी बताना है कि क्या मोशन के किसी पोर्शन में ब्लॉक का नेगेटिव एक्सीलरेशन है या नहीं। फर्स्ट, स्पीड एट 0 मीटर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है 180 जूल और m की वैल्यू है 10 kg। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी की जगह 180, मास की जगह पर 10 और वेलोसिटी यहाँ पर हमें निकालनी है। वेलोसिटी की आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। फिर निकालेंगे स्पीड एट 4 मीटर। वर्क डन इक्वल्स एरिया अंडर द फोर्स माइनस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन निकालने के लिए 0 से 1 मीटर तक निकालने के लिए वर्क डन हुआ 25 जूल। फिर 1 से लेकर 3 तक निकालेंगे 100 जूल, 3 से 4 तक निकालेंगे 25 जूल। फिर इनको टोटल वर्क को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन हमारे पास आएगा 150 जूल। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन दोनों दिए गए हैं, तो ये टोटल आंसर होगा 180 प्लस 150, यानी काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 330 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड मिलेगी 4 मीटर पर 8.12 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द ब्लॉक हैव नेगेटिव एक्सीलरेशन इन एनी पोर्शन ऑफ इट्स मोशन। आंसर है कि अप्लाइड फोर्स किसी भी पोर्शन में ब्लॉक की डायरेक्शन में मोशन के अपोजिट एक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए ब्लॉक में मोशन के किसी भी पोर्शन के नेगेटिव एक्सीलरेशन नहीं है। 12th क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ मून इज अबाउट 1/6 ऑफ द दैट ऑफ द सरफेस ऑन द अर्थ। यहां बताया गया है कि मून की सरफेस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ की सरफेस के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का लगभग 1/6 पार्ट है, मतलब मून पर ग्रेविटी अर्थ की तुलना में कम है। एक एस्ट्रोनॉट अर्थ की सरफेस पर किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है और वह बॉल 8 मीटर मैक्सिमम हाइट तक जाती है। अब उसी बॉल को सेम अपवर्ड वेलोसिटी यानी उतनी ही शुरुआती वेलोसिटी से मून की सरफेस से ऊपर थ्रो किया जाता है। हमें कैलकुलेट करना है कि मून पर वह बॉल कितनी हाइट पर जाएगी। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला दिया गया है h = v² / 2c। दोनों केसेस में बॉल की इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी, इसीलिए हम यहां पर यूज करेंगे gm = ge / 6, यानी मून पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 1/6 पार्ट है। अब अर्थ पर बॉल की मैक्सिमम हाइट 8m है, तो आंसर के अकॉर्डिंग हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो हमें 48 आंसर मिलेगा, यानी सेम अपवर्ड वेलोसिटी से थ्रो करने पर बॉल मून की सरफेस से 48 मीटर की हाइट तक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 100 kg कार इज मूविंग अलोंग अ रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। सडनली द ड्राइव्स नोटिस सम obstruction
ahead and applied the brakes to come to a complete stop. मतलब अब हमारे पास एक कार है जिसका मास 1000 kg है और वह रोड पर कांस्टेंट स्पीड यानी बिना स्पीड चेंज किए चली जा रही है। अचानक ड्राइवर को आगे कोई रुकावट दिखाई दी, इसीलिए ड्राइवर ब्रेक लगाता है और कार को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है। ड्राइवर जिस मूवमेंट आगे ट्रैफिक को नोटिस करता है उस समय से कार की मोशन को फिगर 7.38 में ग्राफ में दिखाया गया है आपकी बुक में। अब क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द कार मूव्स बिटवीन पोजीशन ए एंड बी। ग्राफ में ए से बी के बीच लाइन हॉरिजॉन्टल है और स्पीड 35 मीटर पर सेकंड है, इसलिए ए से बी तक कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी कार ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड 35 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। सेकंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार एट ए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² है। पुट करेंगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी 6,12,500 जूल। फिर है स्टेट द वर्क डन बाय द ब्रेक इन ब्रिंगिंग द कार टू अ हेल्ड बिटवीन बी एंड सी। अब बी से सी के बीच ब्रेक्स कार को हेल्ड यानी पूरी तरह स्टॉप कर देती हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार वर्क इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में हुए चेंज के बराबर है। सोल्व करेंगे वर्क डन बाय ब्रेक्स, आंसर आएगा नेगेटिव, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार ट्रांसफॉर्म इनटू। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार की काइनेटिक एनर्जी मेनली हीट या थर्मल एनर्जी में चेंज होती है। यह फ्रिक्शन ब्रेक सिस्टम में और टायर साथ ही रोड्स के बीच होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हीट या थर्मल एनर्जी में चेंज होती है। इसी तरीके से 14th क्वेश्चन की एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है टोटल